एक 80 साल का बुजुर्ग इंसान अपने बेटे से 2 लाख रुपए की डिमांड करता है। उसका बेटा बिना कुछ सोचे समझे उसको पैसा भेज देता है, 2 लाख रुपए। समय बीत रहा था। 8 या 10 दिन बाद फिर उसके पिता अपने बेटे को कॉल करके बोलते हैं कि मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। इस बार उसका जो बेटा होता है वो पूछता है, पापा इतने पैसों का आप क्या कर रहे हैं? उसका पिता गुस्सा हो जाता है कि देखिए तुम्हें इस बात से क्या लेना देना है। फिर वो पूछता है, पापा अभी कुछ दिन पहले 2 लाख रुपए दिए थे, अभी आप 5 लाख रुपए मांग रहे हैं, कुछ बात है तो बताइए। उसके पिताजी काफी गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा होकर बोलते हैं, तुम्हें पैसा भेजना है तो भेजो, नहीं भेजना है तो कोई बात नहीं। आखिर बेटा तो बेटा, उसने 5 लाख रुपए भेज दिए। लेकिन वो थोड़ा सा परेशान रहने लगा कि इतना जल्दी पापा जो है सो 8 दिन में 2 लाख रुपए खर्च कर दिए और 5 लाख रुपए का डिमांड किए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पापा के अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं, फिर वो मुझसे पैसा क्यों मांग रहे हैं? इस चीज को लेकर काफी परेशान होने लगता है और खुद से इस चीज की जानकारी निकालने की कोशिश करता है। तो पता चलता है कि इसके पापा के अकाउंट में 8 करोड़ 70 लाख रुपए थे, जो पिछले 2 साल में खत्म हो चुके हैं। कुल मिलाकर 700 से ज्यादा बार ट्रांजैक्शन हुआ है किसी नंबर पे, 3-4 जगहों पे ट्रांसफर किया गया है पैसा। इस चीज को लेकर ये पापा से बात करता है और पापा को बोलता है, पापा ये पैसे आपने कहाँ ट्रांसफर किए, आपके अकाउंट में इतने सारे पैसे हैं? उसके पिता कुछ बात बताते हैं और उसके बाद ये जवाब में देता है कि पापा आप फ्रॉड का शिकार हो गए हैं, आपके साथ ठगी हुई है, ये साइबर ठग होते हैं। जैसे ही ये बात उसके पिता ने सुनी, उसके पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बीमार पड़ गया, उसकी हालत खराब हो गई। ऐसा नौबत आ गया कि उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। उसका बेटा जो दुबई में रहता था तुरंत वहां से भागा भागा यहाँ आया, उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया। पूरी बात की जानकारी ये लगाने की कोशिश करने लगा और ये साइट से पता करने लगा कि ऐसा मामला क्या है। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये है मुंबई का, मध्य मुंबई। 8 तारीख के अखबार में सोशल मीडिया पे यही मैटर छाया हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था 80 साल के बुजुर्ग की 4 गर्लफ्रेंड। 80 साल के बुजुर्ग के साथ 4 गर्लफ्रेंड की ठगी। 80 साल के बुजुर्ग के साथ हुआ साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड। और ज्यादातर में लिखा हुआ था 80 साल के बुजुर्ग के पास 4 गर्लफ्रेंड। ये मामला है मुंबई का। दरअसल इस कहानी को जानने के लिए हम लोग को 2 साल पीछे चलना पड़ेगा। मामला है 2023 का। ये इंसान जो रहते हैं मध्य मुंबई में, एक बड़ा सा घर है, उस घर में अकेले रहते हैं। इसके बेटा और बहू विदेश में रहते हैं। 80 साल के लगभग उनकी उम्र हो चुकी थी। इनकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था। इनकी पत्नी इस दुनिया में नहीं। बेचारे अकेले तन्हा रहते थे एक घर में। इनका जिंदगी सिर्फ बन गया था मोबाइल, टीवी, इन सब चीजों से। और खासकर ज्यादा समय ये मोबाइल पे देते थे और मोबाइल के सोशल मीडिया पे देते थे। ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब चीजों पे ज्यादा समय देते थे। एक बार ये फेसबुक देख रहे थे, बहुत सारा स्क्रॉल कर रहे थे। स्क्रॉल करते करते एक वहां पे ऑप्शन आया जिसको एक लड़की का फोटो था, उस पे साध्वी लिखा हुआ। इन्होंने बिना सोचे समझे उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया। थोड़े ही देर में उस फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है रिजेक्ट हो गया। उधर के जो भी थे उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। तो ये इस बात को भूल जाते हैं और फिर आगे बढ़ते रहते, अपना चल रहा था। अचानक ही 2-3 दिन बाद सेम उसी नंबर से, सेम उसी नाम का, साध्वी नाम का एक फ्रेंड रिक्वेस्ट इनके पास आता है। ये देख के चौंक जाते हैं। ये सोचने लगते हैं कि 3 दिन पहले जब मैंने इसे भेजा था तो इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन आज वो एक्सेप्ट कर रही है। एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद इन लोगों की मैसेंजर पे बातचीत होना शुरू हो जाती है। मैसेंजर पे उधर से जवाब आता है, लिख के आता है कि माफ कीजिएगा, मैं एक तलाकशुदा महिला हूँ, इसलिए मैंने आपका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया। क्योंकि आप इस बात को भली भांति जानते होंगे कि आज के जमाने में तलाकशुदा महिलाओं को लोग किस नजर से देखते हैं। उन लोगों की नजर होती है उस पर। वो चाहते हैं कि उनके साथ गलत काम करे। एक तलाकशुदा महिला एक खुली तिजोरी की तरह होती है और सारे लोग बुरी नजर से देखते हैं। ऐसा मुझे भी लगा कि आपने भी इसी तरह से मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है, मुझे भी आपके बारे में ऐसे ही सोचने में मिला। लेकिन जब मैंने आपका प्रोफाइल चेक किया और आपके बारे में जाना तो मुझे पता चला कि आप भी हमारी तरह में यही तरह है, बेबस इंसान है, एक लाचार इंसान है जो कि अकेले तन्हा जिंदगी जी रहे हैं। आप मुझे अच्छे लगे इसलिए मैंने आपका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया। अब इन दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। हालचाल, खाना पीना खाया कि नहीं, क्या चीज है, कैसे हो, कैसे, यही सब दिन रात चलता रहता था। कंटिन्यू ये लोग बात करते थे। अब मैसेंजर से अब ये लोगों का व्हाट्सएप का नंबर का आदान प्रदान होने लगा। ये लोग बात करते थे कंटिन्यू। लगभग 1-2 महीने बीत जाते हैं। बात करते करते अचानक ही वो महिला शार्वी जो है बात करना बंद कर देती है। मैसेंजर पे कॉल नहीं लग रहा था, व्हाट्सएप पे कॉल नहीं लग रहा था। ये इंसान जो है काफी परेशान रहने लगे। काफी कोशिश करते, जब बात नहीं होती थी तो ये थक जाते हैं। फिर अचानक ही फिर 2 से 3 दिन बाद उनका कॉल आता है, मैसेज आता है और उधर से माफी मांगती है और माफी मांगते कहती है कि माफ कीजिएगा, मेरी जिंदगी में बहुत कठिनाइयां हैं, इसलिए मैंने आपका कॉल या आपके मैसेंजर का जवाब नहीं दे पाई है। तो वो पूछा कि क्या परेशानी, तो वो बोलती है दरअसल उसके एक छोटा सा बेटा है
जो कि काफी बीमार है। उसकी बीमारी में बहुत खर्चा हो रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, उसकी जिंदगी किस तरफ जा रही है उसे पता नहीं। उसका बेटा बीमार है, वो काफी परेशान रह रही है। ये सारी परेशानियां जब इसे बताता है तो ये इंसान बोलता है कितने पैसे की जरूरत है तुम्हें। वो बोलते है कि रहने दीजिए, हमारी दोस्ती खराब हो जाएगी और मैं आपको चुका नहीं पाऊंगी ये पैसा। ये बोलता है तुम्हें चुकाने की जरूरत नहीं है, हम लोग दोस्त हैं, और दोस्त दोस्त के काम ना आ सके तो किस बात का दोस्त। वो बोलता है कि मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, मेरे पास बहुत पैसे हैं, तुम्हें जहां इलाज कराना है, जिस हॉस्पिटल में इलाज कराना है इलाज कराओ, और जितने भी पैसे खर्च होंगे वो सारे के सारे पैसे मैं दूंगा। तत्काल उसने कुछ पैसे ट्रांसफर किए जो कि लाखों में होंगे। अब इन लोगों का फिर से बातचीत चल रहा है और फिर वो परेशान होते हुए बोलती है कि आपने पैसे तो दे दिए, मैं बच्चे का इलाज अच्छे से हॉस्पिटल में एडमिट करवा दी हूँ। वो कुछ पुर्जा उर्जा का फोटो जो कि उसको व्हाट्सएप पे भेजती है और वे एक साथ में बिल भेजती है जो कि लाखों का होता है। और ये बोलती है कितने मैंने तो हॉस्पिटल में एडमिट करा तो दिया, लेकिन अब मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं वहाँ इलाज करा सकूँ। ये आदमी फिर से पैसा भेजता है, लेकिन इन लोगों की बात कभी खत्म नहीं होती, दिन रात बात करते हैं, सुबह शाम दिन रात बात करते हैं। कंटिन्यू फिर बात चल रहा था, अचानक से फिर से 2 महीने बीत जाते हैं। इस बीच में इसने बहुत सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए थे। अब उसके मोबाइल पे, मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे कॉल नहीं लग रहा, सारबी से बात नहीं हो रहा था। ये बुजुर्ग इंसान की हालत बहुत खराब हो रही थी। फिर से तन्हा जिंदगी जीने लगते हैं। उनसे जो बात कर रहे थे उन्हें काफी अच्छा लगा, लेकिन फिर से बात होना बंद हो जाता है। ये काफी परेशानी में हो जाते हैं और रहने लगते हैं। अब लगभग इस बात को लगभग 2 या 3 महीने फिर से बीत चुके थे। फिर एक लड़की का फोन आता है, फिर इसी तरह से एक लड़की का फोन आता है व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, हाय मैं कविता, मैं शार्वी की दोस्त हूँ। जब ऐसा लिख के भेजता है तो वो शार्वी के बारे में पूछना स्टार्ट कर देता है। हालांकि वो जो कविता थी वो काफी चालाक थी। वो शार्वी के जैसे ही ये बात करता है, वो शार्वी की बात को बीच में टाल देता है, काट देता है और इससे बात करना स्टार्ट कर देता है। इससे भी दिन रात बात होने लगती है और ये काफी फास्ट होती है और ये जो है अश्लील बातें करने लगती है, ये गंदी गंदी बातें करने लगती है, जो चीज इनको भी अच्छा लग रहा था। ये इनसे कंटिन्यू बात कर रहे थे, बढ़िया सब चल रहा था। ऐसा सिचुएशन आता है कि ये लोग व्हाट्सएप के माध्यम से लाइव चैटिंग करते हैं, लाइव बात करते हैं, जिसमें ये लोग कपड़ा उतारते हैं, वो भी अपना कपड़ा उतारती है, और न्यूड फोटो हर जगह का, बेडरूम का, बाथरूम का, बिस्तर का हर जगह का न्यूड फोटो वीडियोज इन लोगों के पास अपना शेयर करते हैं व्हाट्सएप पे, ये ऑनलाइन दिखाते हैं। कविता काफी तेज महिला थी। कुछ दिन बाद उसी का जो न्यूड वाला वीडियो है, उसका स्क्रीनशॉट, उसका कुछ वीडियो ये इसके पास भेजती है, इस बुजुर्ग आदमी के पास भेजती है। तो ये पूछता है ये क्या है, ये जो चीज हम लोगों ने किया है उसका तुमने रिकॉर्ड कर लिया? वो बोलती है हाँ हमने रिकॉर्ड कर लिया और ये बात मैं सोशल मीडिया पे डाल दूंगी, इस बात को मैं पूरे जमाने में फैला दूंगी और आपको बदनाम कर दूंगी। इसके लिए आपको, अगर ऐसा मैं ना करूं, इसके लिए आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे। अब ये आदमी परेशान हो जाता है कि इसके साथ तो धोखा हो रहा है। ये बोलता है कि नहीं मुझे पैसे चाहिए। अब किसी तरह से अपनी जान बचाने के लिए वो पैसे ट्रांसफर करना स्टार्ट करता है। वो उसका पैसों का डिमांड चल रहा था, लगातार डिमांड चल रहा था। जब कुछ पैसे दे देते हैं, अच्छे खासे अमाउंट लगभग दे दिया जाता है, तो वो कविता भी है जो अपना नंबर ब्लॉक कर देती है और उससे भी बात करना बंद कर देता है। हालांकि ये चीज में ये काफी राहत महसूस कर रहा था कि सही हुआ उसने बंद कर दिया, वो मुझे परेशान नहीं कर रही है, क्योंकि वो पैसे का डिमांड करे, वो गलत लड़की थी। लेकिन फिर से उसे याद आने लगती है शार्वी की। ये सब चल रहा था, बीत गया बहुत सारा समय, धीरे धीरे समय बीतता चला गया। फिर अचानक ही 1-2 महीने बाद दिनाज नाम की एक लड़की का इंटरनेशनल कॉल आता है व्हाट्सएप पे। वो उसे बात करना स्टार्ट करती है और दिनाज कहती है कि मैं शार्वी की बहन हूँ। अब जब शार्वी का नाम सुनता है तो इसे थोड़ा सा धोखा होने लगता है कि नहीं ये झूठ बोल रहा है। तो वो शार्वी के साथ जो लाइव चैटिंग होता है, उनके साथ जो डॉक्यूमेंट्स होता है, जिसने उसने पैसा ट्रांसफर किया था, जो बातचीत होता है, उसका वो स्क्रीनशॉट भेजती है और ये बोलते हैं कि अब आपको विश्वास हुआ कि मैं शार्वी की बहन हूँ। तब इस बुजुर्ग आदमी को विश्वास होने लगता है थोड़ा थोड़ा। फिर ये दोनों बात करने लगते हैं। ये दिनाज उस तरह की बातें नहीं करती है, लेकिन इनसे अच्छे से रोमांटिक बातें और इधर उधर की बातें करती है। और वो कहती है कि मुझे शार्वी ने कहा था बात करने के लिए। जब इस मामले में ये बात करता है कि कविता कौन थी, तो वो बोलती कविता के बारे में नहीं पता, कोई फ्रॉड रही होगी, इस तरह से धोखा वो आपके साथ हुआ है, लेकिन आप उसे पैसा ट्रांसफर मत करना, जो हुआ सो आपको भूल जाइए। ठीक है, वो भूल जाता है, लेकिन इनसे दिनाज से बातचीत कंटिन्यू होते रहता है। दिनाज से भी लगातार बातचीत चल रही थी। दिनाज काफी परेशान रहने लगी। अचानक से उसने भी फोन करना बंद कर दिया। ये भी जब भी फोन करता तो कभी उठाती कभी नहीं उठाती। तो उसने पूछा कि आखिर मामला क्या है, क्या बात है? वो कहता है कि आपको एक बात पता है, जिस बच्चे के इलाज के लिए, शार्वी का जो बेटा होता है, इसके इलाज के लिए आपने पैसे दिए थे, वो बच्चा तो इस दुनिया में रहा नहीं, मर गया। अब ये सुनकर चौंक जाता है। इसीलिए शार्वी आपसे बात नहीं कर रही। अब किस मुंह से बात करे कि जिस बच्चे के इलाज के लिए आपने पैसा दिया वो बच्चा मर गया, और उसने आपसे बात नहीं करती, काफी परेशान है। लेकिन आज शार्वी हॉस्पिटल में है। शार्वी का काफी तबीयत खराब हो गया, अपने बच्चे के गम में वो जी नहीं पा रही है।
उसका इलाज चल रहा है, आपके दिए हुए कुछ पैसे बचे थे उससे एडमिट कराया, लेकिन अभी पैसे खत्म हो चुके हैं, आप क्या करें। उसके आवाज में रोने जैसी ये थी, काफी दुखी मन से बोल रही थी। ये बुजुर्ग आदमी तन्हा इंसान कहता है कितने पैसे की जरूरत है, मैं तुम्हें भेज देता हूँ। उधर से कुछ पैसे का डिमांड आता है, वो पैसा उसको ट्रांसफर किया जाता है। फिर ऐसा ही चल रहा था, दिन पर दिन कुछ ना कुछ लाख 1.5 लाख ऐसे करते पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। लगभग इधर भी बहुत सारे पैसे ट्रांसफर हो गए। दिनाज से कंटिन्यू बात करते करते क्रम में एक दिन जैस्मिन का फोन आता है। एक जैस्मिन नाम की एक महिला होती है जो फोन करती है। इधर दिनाज से भी बातचीत लगभग चल ही रहा था। जैस्मिन फोन करके कहती है, कुछ बातचीत होता है और वो जो कविता के साथ जो वीडियोस था वो वीडियोस को भेज देती है। सारा का सारा वीडियो, सारा का सारा चैट, सारा का सारा न्यूड फोटो सब कुछ भेज देती है, जो हर जगह का, कमरे का हर जगह का। ये देख के परेशान हो जाता है और उसे पूछता है कि क्या चाहती हो तुम। वो बोलती है कि मैं कविता की बहन। तो बोलते नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। तो मैं कविता की बहन हूँ, मेरी कविता जो है अब इस दुनिया में रही नहीं। आपने उसके साथ गंदा काम किया, आपने उसके साथ वीडियो बनाया। ये वीडियो को देख के इतना शर्म आने लगा कि वो खुदकुशी कर ली, वो मर गई। इस बात को लेकर काफी परेशान है, कैसे मर गई। अभी मेरी बहन इस दुनिया में नहीं है, मैं आपको बुरी तरह से फंसा दूंगी मैं। अब ये खुद से पूछता है क्या चाहिए तुम्हें। तो वो कुछ पैसे का डिमांड करती है जैस्मिन। इधर धीरे धीरे दिनाज से बात खत्म हो जाता है, क्योंकि इस मामले को सुन के ये काफी परेशान रहने लगता है। तो धीरे धीरे दिनाज से बात खत्म हो जाता है, दिनाज से बात नहीं कर पाता है। एक दो बार दिनाज को कॉल लगाने की कोशिश भी करता है, फिर दिनाज को कॉल नहीं लगता है। अब जैस्मिन इससे पैसे ऐंठना स्टार्ट कर देती है। धीरे धीरे पैसा ट्रांसफर कर रहा था। समय बीतते बीतते लगभग 2 साल हो गए। पिछले महीने जुलाई का बात है, 2025 का। अब इसके पास पैसा नहीं था, तो ये अपने बेटे को कॉल करके 2 लाख रुपए का डिमांड करता है। उसका बेटा 2 लाख रुपए बिना सोचे समझे दे देता है। फिर 8 दिन बाद जैस्मिन कुछ पैसे का डिमांड करती है। ये कहती है कि ये कहता है कि मेरे पूरे पैसे खत्म हो चुके हैं, मेरे पास पैसा नहीं, अपने बेटे बहू से पैसा लेके मैं तुम्हें दे रहा हूँ। फिर भी वो जैस्मिन बात मानने को तैयार नहीं है। वो बोलती है मैं वायरल कर दूंगी, फंस जाओगे, मेरी बहन तो इस दुनिया में है नहीं, बहुत बुरी तरह से जेल हो जाएगी, तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। अब ये काफी परेशान रहने लगा और ये पैसा जो है अपने बेटे से फिर दोबारा डिमांड करता है 5 लाख रुपए का। तभी उसका बेटा बोलता है पापा किस लिए पैसा चाहिए, और वो गुस्सा हो जाता है। और जब इसका बेटा अलग से पता लगाने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि वो यही पूरा मामला उसको पता चलता है। अब ये पैसा उसको 5 लाख रुपए उसे फिर दे देता है, लेकिन जब उसका बेटा जब वहां आता है, जब पूरी बात की जानकारी होती है, तो ये एक साइबर क्राइम का मामला सामने आता है। पुलिस कंप्लेंट किया जाता है। साइबर ठगी का जो नंबर होता है, हेल्पलाइन नंबर, उसे भी बुलाया जाता है। सारे पुलिस मीडिया आती है। 6 तारीख को ये FIR दर्ज किया गया था और 8 तारीख को ये पूरा मामला सोशल मीडिया पे आने लगता है। ऐसे साइबर क्राइम और साइबर ठग हैं। इनका ये सब सुनने के बाद इनका तबीयत बहुत बुरी तरह से खराब हो जाता है, क्योंकि 8.5 करोड़ रुपया के आस में 8 करोड़ 70 लाख रुपया के आसपास में उनका चला गया। 732 ट्रांजैक्शन हुए थे 2 साल में। इनका जितना भी पैसा था वो पूरा चला गया, ये कंगाल हो चुके थे। हालांकि बेटे बहू कमा रहे थे तो डिमांड करने पर भेज रहे थे, लेकिन इनका दिमागी हालत कमजोर हो चुका था। ये कुछ बोलते कुछ और, कुछ सोचते और थे। इस तरह की बीमारी इनको हो गई थी, हॉस्पिटलाइज हो गए थे। बेटे बहू आते हैं, इनकी सेवा करते हैं। अब पुलिस जो है इस मामले को केस बना लेती है और केस को आगे के लिए रखा जाता है। आगे फर्दर जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सब के बारे में जान पहचान, इस सब के बारे में इंक्वायरी हो रही है। अब ये कहना मुश्किल है कि ये चारों के चारों लड़की थी या लड़का था। हो सकता है कि लड़की जो वीडियो बनाया हो तो लड़की हो। क्या एक ही लड़की थी? हो सकता है कि एक ही लड़की रही हो सकता है कि 2-3 लड़की हो, फ्रेंड सर्किल में लोग का रहा हो। लेकिन इस तरह के क्राइम हो रहे हैं, साइबर ठगी का क्राइम हो रहा है। ये ज्यादातर सोशल मीडिया जितना कहते हैं उतना अच्छा है तो उतना बुरा भी है। इसमें संभल के रहने की जरूरत है। कोई भी चीज अच्छा होता है तो उसका नेगेटिव प्रभाव भी होता है, पॉजिटिव रहता है तो नेगेटिव भी रहता है, तो इसमें संभल के रहने की जरूरत है। यह घटना घटी है जिसमें इतने सारे पैसे बर्बाद हो गए, ये बीमार पड़ गया। आज के लिए बस इतना ही। इस कहानी को सुनाने का मकसद ये था कि हम लोगों को सतर्क रहना है, इन सब चीजों से बच के रहना है। धन्यवाद।